हमने आप लोग को बोला था कि लॉ क्लास फ्री में हम आप लोग को देंगे सीएमए फाउंडेशन का, लॉ का, अकाउंट, स्टैटिक्स सारा आपको फ्री में हम उपलब्ध कराएंगे। बशर्ते आप लोग को जो भी वीडियो जाता है उसको सही से आप लोग देखा करो, और जितना भी सीएमए का स्टूडेंट है सबके पास शेयर करो। आते हैं सीधे टॉपिक पर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए देखिएगा, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर एक्सेप्टेंस। ये तो टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा। सीधे आते हैं टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बताने से पहले आपको हम बताने जा रहे हैं, देखिएगा, देखिए, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बताने से पहले सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बताने से पहले सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपका, देखिए, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ा जाता है ऑफर। ऑफर यदि नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग यहाँ से होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ऑफर से हमेशा। या देखिए, ऑफर क्या होता है? सिंपली, यदि आपको कोई भी काम करवाना हो तो हम किसी व्यक्ति को ऑफर दिए कि क्या आपको ये काम करना है या नहीं करना है, उसी को बोलते हैं ऑफर। देखिए, ऑफर का प्रॉपर डिफिनेशन हम अभी बताएंगे आपको 2 मिनट में। ऑफर समझ, इस सिंपल भाषा में समझाए। हमको यदि घर बनाना है, देखिएगा, यदि हमको घर बनाना है तो सिंपली हम क्या किए, किसी व्यक्ति को ऑफर किए कि आप आओ मेरा घर को बना दो, वो ऑफर हो गया। आपको यदि अच्छा लगा तो आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो वही हो गया एक्सेप्टेंस। आपको यदि ऑफर अच्छा लगा, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसी को बोलेंगे एक्सेप्टेंस। अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस यदि मिलता है तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट होता है लॉ के नज़र में वैलिड नहीं होता है कभी भी। इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन की जरूरी होता है। जैसे एग्रीमेंट को स्टाम्प पेपर पर करवा लेना, कोर्ट में वकील के सामने एग्रीमेंट करवाना, एग्रीमेंट हो गया। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। देखिए, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इसका मतलब अभी बताए हैं। इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ मतलब होता है चाहे तो आपने स्टाम्प पेपर पर साइन करवा लिया, या नहीं तो कोर्ट में जाके वकील के पास आपने साइन करवा लिया, तो इसको बोलते हैं इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना होगा? ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। अब तो समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं टॉपिक पर। देखिएगा, बहुत आसान है, देखने का प्रयास कीजिए। देखिएगा, देखिएगा, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा क्या? सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, देखिएगा, देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, इसको आप लोग रट जाना, आप लोग एकदम से रट जाना। आपसे पूछता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, डिफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने सेक्शन में है? अनेकों बार आया है, आप लोग रटना। तो सेक्शन 2H डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन, आप लोग रट जाना। देखिए, डिफिनेशन क्या है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टी इनफोर्सिएबल बाय लॉ। बस, कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? कोई भी एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल के किया और जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। जैसे हम आपको एक मजाक किए कि चलो कल पार्टी देते हैं, ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है, ये सोशल एग्रीमेंट है। तो वैसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो, यदि आप नहीं पूरा करते हो तो लॉ आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, लॉ आपके ऊपर दबाव डालेगा कि इसको पूरा करो। इसको बोलते हैं इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। आगे देखिएगा, एन एग्रीमेंट 2 और मोर पार्टी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो सबको समझ में आ गया। आगे देखिए, एन एग्रीमेंट एंड इट्स इन्फोर्सिएबल आर 2 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 इंपॉर्टेंट होता है, एक एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी। ये आप लोग इधर जाना लाइन को। एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी क्या होता है? आर 2 इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 इंपॉर्टेंट होता है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट कैसा होगा हम बता दिए हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलेगा तो एग्रीमेंट होगा। आगे सुनिएगा, अगला पॉइंट देखो,
और एक चीज़, जितना हम अंडरलाइन करें आप लोग कॉपी में बस उतना ही नोट करना, बाकी नहीं। जितना अंडरलाइन हो, यदि पास करना है तो मेरा बात को आप लोग ख्याल रखना हम क्या बोले हैं। देखिए, इफ आइदर ऑफ दीज टू इज मिसिंग देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। बोला कि दोनों में से कोई भी मिसिंग हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एन एग्रीमेंट हैज बीन डिफाइन। देखिए, अब एग्रीमेंट को कितने सेक्शन में, इसको भी रटना, सेक्शन पूछता है, बार बार बोले ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा सेक्शन। देखिएगा, एन एग्रीमेंट हैज डिफाइन इन सेक्शन 2E। एग्रीमेंट कितने सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन, इसको भी आप लोग रट देना। एग्रीमेंट क्या है आपको जस्ट अभी बताएं। हम आपको ऑफर दिए कोई काम कराने के लिए, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिल गया, वही हो गया एग्रीमेंट। देखिएगा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। बोला कि कोई भी काम करने के लिए हमने प्रॉमिस किया, वही एग्रीमेंट हुआ। हम आपको ऑफर दिए कि आप मेरा घर बना दो, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। देखिए ही बोला है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए जो कंसिडरेशन डेवलप कर दिया, वही हो गया एग्रीमेंट। इसमें तक कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B भी आपका है ना। देखिए, ये भी आपका एक्सप्लेन क्या कहता है। when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be acceptance। अब बताइए एक्सेप्टेंस किसे कहेंगे। ये सेक्शन जो आपका है 2B एक्सेप्टेंस को दिखाता है। देखिए, अब ये बताए, ये एग्रीमेंट को दिखाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है। सेक्शन 2E एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करता है, और सेक्शन 2B किसको एक्सप्लेन करता है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसको बोलेंगे, यदि हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए ऑफर दिए, प्रस्ताव रखे, ऑफर रखे, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वही एक्सेप्टेंस हो गया। देखिए, बहुत आसान है। when the person, देखिए, when the person to whom, बोला कि वैसा व्यक्ति जिसको, when the person to whom proposal is made, proposal मतलब होता है ऑफर। proposal मतलब क्या होता है, ऑफर। देखिए, when the person to whom proposal is made signify his assent, signify मतलब अपने इरादा को व्याख्या करना। हम आपको कोई काम करने के लिए ऑफर दिए, आपको जो मन में बात था वो मेरे सामने आपने प्रकट किया, उसी को बोलते हैं सिग्निफाई। देखिए, when the person to whom proposal is made signify his assent thereto, the proposal is said to be acceptance। समझ में आ गया। एंड proposal when accepted become contract। अब बोला कि जैसे ही वो proposal एक्सेप्ट कर लिए, वही क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। अगला पॉइंट देखिएगा। देखिए, जिसको अंडरलाइन करेंगे बस आप लोग उसी को उतारना केवल, बाकी किसी को नहीं। यदि पास करना है आप लोग को तो बस इस बात को ख्याल रखना, बिना मतलब के सारा लाइन उतारने के कोई जो नहीं है। अगला पॉइंट, द एसेंस ऑफ एग्रीमेंट। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जितना अंडरलाइन के बस उतना ही आप लोग उतारना, बाकी किसी को नहीं। अब सीधे यहां पर आइए, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट देखते चलिए। अगला पॉइंट देखिएगा, विल ऑल एग्रीमेंट गिव राइट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या बोला कि क्या सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो नहीं, कभी नहीं। ये आपसे पूछेगा, याद रखना, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे गलत काम के लिए हम लोग एग्रीमेंट बनाए, मान लें कि कोई किसी को मर्डर करने के लिए एग्रीमेंट कर देता है। कोई एक आदमी मान लें कि ए बी को ऑफर देता है कि आप जाके सी को मर्डर करो। ए ने बी को ऑफर दिया कि आप जाके किसको मर्डर करो, सी को, और बी इस बात पर एग्री हुआ है, का मतलब एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब एग्रीमेंट हो गया। तो देखो, ये एग्रीमेंट तो है, ये एग्रीमेंट तो है, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो याद रखना, सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है। आगे देखिएगा आप लोग, यही आपको बोला, विल ऑल एग्रीमेंट गिव राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, कभी नहीं।
सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। आते हैं टॉपिक पर। एन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइट टू लीगल ऑब्लिगेशन। देखिए ये लाइन को एकदम से रट जाओ। केवल उसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे जो लीगल राइट देता है। वो क्या देता है? आपका लीगल राइट देता है। आगे देखिए, एन एग्रीमेंट भी, देखिए एन एग्रीमेंट कैन बी सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन। इसको भी आप समझिए, बहुत जरूरी है, ये आपसे पूछा जाएगा। एन एग्रीमेंट कैन बी सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन, ये दोनों अलग है। सोशल ऑब्लिगेशन किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग फ्रेंडशिप में कोई एग्रीमेंट करते, चलो कल तुमको पार्टी दे देंगे, चलो तुमको उधर कल घुमा देंगे, इसको सोशल एग्रीमेंट बोलते हैं। ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? हम आपको बोल दिए कि चले कल हम अपना गाड़ी दे देंगे घूमने के लिए, ये सोशल एग्रीमेंट है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट, और लीगल ऑब्लिगेशन ही केवल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। केवल कॉन्ट्रैक्ट कौन बनता है? लीगल ऑब्लिगेशन। समझ में आ गया? देखिए एक एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट गिविंग राइट टू सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अभी अभी जस्ट बताएं, जो सोशल एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है। जो सोशल एग्रीमेंट है वो आपका कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे फ्रेंडशिप के केस में या अपने घरे में कोई एक आदमी अपना बहन को आपने प्रॉमिस किया कि हम आपको कल के डेट में ड्रेस खरीदेंगे, तो जो आपने सिस्टर को प्रॉमिस किया वो सोशल एग्रीमेंट है। वो कल के डेट में बताओ अपने बहन के लिए, सिस्टर के लिए ड्रेस नहीं खरीदा, तो क्या वो कोर्ट में जाकर मुकदमा कर देगी? क्या? कभी नहीं। तो सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। यही आपको देखो बोला है, दैट इज वाई इट इज सेड दैट आई टर्म एग्रीमेंट इज ए वाइड टर्म इंक्लूड द बोथ सोशल एंड legal obligation but only those agreement which the party intend to enforce legally आपका cultivates into the contract। आगे देखिए, इसको आप एकदम से इग्नोर करके चलना। एग्रीमेंट इज रिगार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, बस इसको केवल करना। केवल उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स कर सके। जैसे इसको लीगल ऑब्लिगेशन, केवल जैसे हम आपको कोई सामान बेचने के लिए प्रॉमिस किए, या नहीं तो हम प्रॉमिस किए कि आपका घर बना देंगे, आप बदले में 10 लाख रुपया लेंगे, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है। अगला पॉइंट, लीगल ऑब्लिगेशन ए राइट टू मेक एग्रीमेंट। देखिए कितना अच्छा बोला, मेक ए राइट टू मेक एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्लिगेशन ही केवल आपको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिए, बाकी ये सब लाइन आपको देखने की जरूरी नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, द बेसिक ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एन इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। चलिए यहां से देखिए, एक के कह के आप लोग कॉपी में सब नोट करना है। यदि सीएमए फाउंडेशन पास करना है तो कॉपी में नोट करना है। लॉ में एक भी पॉइंट गलती नहीं होगा। ये बताने के बाद सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को डील करेंगे एक एक कह करके। देखिएगा इसका कुछ कुछ देखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म दिया है। देखिए एक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पहले बता दिए, एक यहाँ पर भी है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर वैलिड कंसिडरेशन। समझ में आ गया? द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये भी आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, ये जरूरी है। बोला कि यदि कोई भी दो आदमी एक एग्रीमेंट किया कि हम आपको कोई सामान इतना रुपए पर बेचेंगे, आप बदले में इतना रुपया लेंगे, वो भी एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, बशर्ते को लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो। देखिएगा, ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस फॉर ए वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब हम आगे आपको बताएंगे। कंसिडरेशन मतलब होता है कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न। माने हम आपके लिए घर बना दिए तो बदले में आप रुपया पैसा दिए, वही कंसिडरेशन हुआ। अगला पॉइंट देखिएगा, आगे बोलिए कि इसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है ये आपसे पूछागा, यह सब के सब आपसे पूछा जाएगा। कॉपी में सब नोट कर लेना। देखिए पहला क्या होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हैव टू बी मेड। बोला कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है? पहला आपको ऑफर होना चाहिए और दूसरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए,
देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जस्ट अभी बताएं, कुछ के बदले कुछ। हम आपके लिए घर बना दिए, आप बदले में हमको रुपया दिए, उसी को कंसिडरेशन बोलते हैं, कुछ के बदले कुछ। अगला पॉइंट देखिए, देयर शुड बी फ्री कंसेंट बिटवीन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कंसेंट मतलब इरादा, किसी तरह का जोर जबरदस्ती दबाव में कंसिडरेशन कंसेंट। देखिए, देयर शुड बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट मतलब होता है सहमति। सहमति एकदम से फ्री होना चाहिए, किसी तरह से दबाव धमकी देकर या किसी को दिमाग पर पिस्टल रखकर कंसेंट नहीं होना चाहिए। कंसेंट हमेशा फ्री होना चाहिए। आपने जैसा बोला वैसे हमने स्वीकार किया, तो किसी जोर जबरदस्ती से कंसेंट नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल। उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है दोनों, मान लीजिए ए और बी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दोनों पार्टी के अंदर योग्यता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके। जैसे ये माइनर है, इसका एज 18 साल से कम है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि बी क्या है? अनसाउंड माइंडेड है, इसका दिमाग बेचाए के काम करता नहीं है, तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये लाइन आपको समझ में आया? पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? एबल होना चाहिए। कॉन्टैक्ट करने के लिए जैसे आपको माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा एज वाला होना चाहिए, ये दिमाग जो है आपको काम करना चाहिए, तब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ। कॉन्ट्रैक्ट वैसा होना चाहिए जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो। यदि एक पार्टी भागे ना, तो लॉ उसको दबोचे, उसको पकड़ के इन्फोर्स करे कि आपको काम करना ही है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिए, ये जो सेक्शन 2A है किसको डिफाइन करता है? प्रोपोजल। प्रोपोजल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर। ऑफर तो जस्ट अभी बताएं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए या नहीं करने के लिए ऑफर देता है। हम आपको ऑफर दिए कि प्लीज़ आप एक काम कर दो, वो ऑफर हो गया। कोई मान ले कि मेरा स्टाफ काम कर रहा है, उसको ऑफर दिए कि ऐसा करो काम छोड़ के चले जाओ, वो भी एक ऑफर ही हुआ। देखिए, टॉपिक पर आते हैं सीधे। देखिए, इस सेक्शन आप लोग हट जाना, बहुत पूछता है सेक्शन। देखिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अदर, माने सिग्निफाई मतलब होता है अपने भावनाओं को दूसरे के सामने रखना। सिग्निफाई मतलब, देखिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब होता है अपना इच्छा को। जब एक व्यक्ति अपना इच्छा दूसरे व्यक्ति के सामने रखा, देखिएगा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू मतलब कोई काम करने के लिए, और टू अब्स्टेन। अब्स्टेन मतलब होता है कि जो काम पहले से हो रहा है उसको रोकने के लिए या उसको काम से हटाने के लिए, अब्स्टेन। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर सच दैट। और देखिएगा, बहुत आसान लाइन है। When one, देखिए, when one person signify to other his willingness to do, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए ऑफर देता है, और टू abstain मतलब कोई काम करने से रोकता है। मान लीजिए कि मेरा बिल्डिंग बन रहा है, हम किसी को ऑफर दिए कि आप ऐसा करो बिल्डिंग बनाना छोड़ दो, तो इसको बोलते हैं abstain। abstain from doing anything to obtaining the assent of that other to such act or abstinence to he is said to make proposal। समझ में आ गया? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कहने के लिए या नहीं तो कोई काम से करने से रोकने के लिए जो ऑफर देता है उससे बोलते हैं ऑफर। अगला पॉइंट देखिए, ये तो जस्ट अभी आपको बताएं हैं, सेक्शन 2B क्या दिखाता है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को ही क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। ये बहुत आसान है, ये सब सेक्शन याद कर लेना। जिस व्यक्ति को हमने ऑफर दिया वो व्यक्ति ऑफर को स्वीकार कर लिया, उसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। देखिएगा, व्हेन द पर्सन टू हुम, देखिए, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रोपोजल, प्रोपोजल मतलब ऑफर, ऑफर इज मेड सिग्निफाई हिज एसेंट देयर टू द प्रोपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया आप लोग को?
हम जिस व्यक्ति को ऑफर दिए वो व्यक्ति ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वही हो गया एक्सेप्टेंस। बहुत आसान है। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रॉमिस और प्रॉमिसी। देखिए प्रॉमिसर और प्रॉमिसी किसको बोलते हैं? देखिए द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। देखिए प्रॉमिसर किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति ऑफर देता है। जैसे हम आपको ऑफर दिए कि आप आओ मेरा घर को बना दो, तो हम प्रॉमिसर हो गए। देखिए द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। जो व्यक्ति ऑफर देता है इसको बोलेंगे प्रॉमिसर। आगे देखिए द पर्सन एक्सेप्टिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। बताइए प्रॉमिसी किसको बोलते हैं? एक्सेप्टर को। प्रॉमिसी किसको बोलते हैं? एक्सेप्टर, जो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉमिसी। हमने जितना अंडरलाइन किया सब आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।